एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम ये वीडियो वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहां हमने इसे पिछली वीडियो पे छोड़ा था। वी वर अबाउट टू डिस्कस द 9th पॉइंट विच सेज ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम अ mere स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड इन्विटेशन टू ऑफर, अ mere कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, अ prospectus एंड एडवर्टीजमेंट। सो अ mere स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, इन्विटेशन टू ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रॉस्पेक्टस एंड एडवर्टीजमेंट, इन सब से अलग है क्या? एक ऑफर। सो अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट। अब हम इस स्टेटमेंट को ब्रेक कर समझते हैं। अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट। So let us understand this with the help of an example which says, a father wrote his son about his wish of making him the owner of all his property is a mere statement of intention. जो एक फादर हैं वो अपने सन को ये लिखकर भेजते हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी उनके बेटे के नाम हो जाए। ये सिर्फ एक इंटेंशन है, ठीक है। उन्होंने अपनी इंटेंशन को एक्सप्रेस करा है, उन्होंने कोई ऑफर नहीं दिया है। An announcement to give scholarships to children scoring more than 95% in 12th board is not an offer. ठीक है, ये कोई ऑफर नहीं है। अगर आप इस ऑफर की कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो ही आप उस स्कॉलरशिप्स को ले सकते हैं। तो ये कोई ऑफर नहीं है, ये सिर्फ एक इंटेंशन है। अगर वो आगे जाकर चाहें तो इस स्कॉलरशिप को वो कैंसिल भी कर सकते हैं। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन आंसर टू अ क्वेश्चन। सो अब हमने समझ लिया कि अगर हम इंटेंशन या कोई अनाउंसमेंट करते हैं तो उसे हम ऑफर नहीं मानते, उसे हम बाद में हटा भी सकते हैं, ठीक है। ऑफर इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन आंसर टू अ क्वेश्चन। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो वो ऑफर या फिर ऑफर की एक्सेप्टेंस में काउंट नहीं होगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट विद द हेल्प ऑफ अ केस लॉ, हार्वी वर्सेस फेशी। In this case, Privy Council succinctly explained the distinction between an offer and an invitation to an offer. इसमें हमें एक डिफरेंस दिखाया था ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर के बीच में। In the given case, the plaintiffs thought through a telegraph asked the defendants two question, namely, इसमें जो एक पार्टी थी उसे हम प्लेंटिफ बोलते हैं और डिफेंडेंट्स जो कि अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, जो केस करता है उसे हम प्लेंटिफ्स बोलते हैं और जिसके खिलाफ केस होता है उसे हम डिफेंडेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से दो क्वेश्चंस पूछे थे। द फर्स्ट वन वाज, विल यू सेल अस बम्पर हॉल पैन एंड टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस। सो इसमें दो क्वेश्चंस थे कि क्या आप हमें बम्पर हॉल पैन बेचेंगे और हमें लोएस्ट कैश प्राइस दीजिए। The defendants replied through a telegraph that the lowest price for a bumper hall pen is €900. उन्होंने सिर्फ सेकंड क्वेश्चन का आंसर करा which says that the lowest price for a bumper hall pen is €900. The plaintiff sent another telegraph stating, we agree to buy bumper hall pen at €900. However, the defendants refused to sell the property at the price. अब उन्होंने बाद में जब अपना बम्पर हॉल का लोएस्ट प्राइस दे दिया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपका पेन €900 में खरीद लेंगे, और बाद में उन्होंने उस प्राइस पर देने से मना कर दिया तो उन्होंने उनके ऊपर केस कर दिया। बाद में ये डिसाइड हुआ कि उन्होंने सिर्फ आपके क्वेश्चन का आंसर किया था, उन्होंने आपके ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं दी थी। उन्होंने ऑफर पहले क्वेश्चन में पूछा था कि विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन, उन्होंने इस क्वेश्चन का कोई आंसर ही नहीं दिया। यानी कि उनके ऑफर का जब कोई आंसर नहीं हुआ तो एक्सेप्टेंस नहीं हुई, और जब ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं हुई तो एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हुआ उनके बीच में, ठीक है। द प्लांटिफ्स स्यूड द डिफेंडेंट्स, उन्होंने उसके ऊपर केस करा कंटेंटिंग, ये कहते हुए कि उन्होंने ऑफर करा प्रॉपर्टी बेचने का और उसके बाद वो ऑफर से बाउंड है, बट रियलिटी कुछ और ही थी। However, the Privy Council did not agree with the plaintiffs on the ground that while plaintiff had asked two questions, the defendant replied only to the second question by quoting the price, but reserved their answer with regard to the willingness to sell. ठीक है, उन्होंने सिर्फ लोएस्ट कैश प्राइस उन्होंने भेजा था, अपनी विलिंगनेस स्टेट नहीं करी थी कि वे उन्हें बेचना चाहते हैं या नहीं बेचना चाहते हैं। Thus, they made no offer at all. इसलिए उनके बीच में कोई ऑफर हुआ ही नहीं था। Their lordships held, वहाँ के जो जजेस थे उन्होंने कहा कि that mere statement of the lowest price at which the vendor would sell contained no implied contract. तो ना ही ये आपको ऑफर बना और ना ही कोई implied contract बना। implied contract which is created by the conduct of the parties. तो इसकी वजह से जो प्लांटिफ्स थे उस केस को हार गए थे क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपना कैश प्राइस दिया था, उनके बीच में कोई ऑफर बना ही नहीं था। The above decision was followed in Macpherson versus Apana, where the owner of the property had said that he would not accept less than €6,000 for it. This statement did not indicate any offer, but indicated only an invitation to an offer. ठीक है, यही एक ऐसा सिमिलर केस हुआ था जिसमें एक प्रॉपर्टी के ओनर ने कहा था कि वो प्रॉपर्टी को €6,000 से नीचे नहीं बेचेंगे,
ठीक है, या फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने सिर्फ प्राइस बताया था, अपनी इंटेंशन बताई थी, उनके बीच में ये कोई ऑफर नहीं हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। कोटिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट इज एन ऑफर। ठीक है, अगर आप किसी प्रोडक्ट का प्राइस बताते हैं तो आप ऑफर नहीं देते हैं। सो मोर स्टेटमेंट ऑफ अ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। What does the example says? It says that the price list of goods does not constitute an offer for sale of certain goods on the listed prices. It is an invitation to an offer. जो clothes पर या जो भी goods पर आपका price tag लगा रहता है, that is more an invitation to an offer. ठीक है, आप offer, invitation to offer को जब आप accept कर लेते हैं और आप खुद जाकर offer देते हैं और उसकी acceptance होती है, तभी आपका एक valid agreement बनता है। ठीक है, an invitation to make an offer or to do business. इन केस ऑफ एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर। ठीक है, अब ये इसके बीच में आगे हम पढ़ेंगे कि ऑफर और इन्विटेशन और ऑफर में क्या डिफरेंस है। सो उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। एन इन्विटेशन टू एन ऑफर, द पर्सन मेकिंग द इन्विटेशन डज नॉट मेक एन ऑफर। जो इन्वाइट करता है ऑफर करने के लिए वो ऑफर नहीं बनाता है, रैदर इन्वाइट्स द अदर पार्टी, वो अदर पार्टी को इन्वाइट करता है टू मेक एन ऑफर, कि वो अदर पार्टी आकर ऑफर करे। His objective is to send out the invitation that he is willing to deal with any person who on the basis of such invitation is ready to enter into contract with him subject to final terms and condition. उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सामने वाला अपनी इच्छा से आए, ऑफर दे और हम उसे एक्सेप्ट करें। ठीक है, एग्जाम्पल 45, एन एडवर्टीजमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन इज एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। इट मेनली इन्वाइट ऑफर एंड बिड्स मेड एट द ऑक्शन। आपने पेपर में एडवर्टीजमेंट डाला अपनी ऑक्शन सेल का, तो वो सिर्फ एक इनविटेशन टू एन ऑफर था, लोग उसे पढ़कर आएंगे तो वो इनविटेशन टू ऑफर को एक्सेप्ट कर अपना ऑफर देंगे, बिड्स देंगे। ठीक है, व्हेन गुड्स आर सोल्ड थ्रू ऑक्शन द ऑक्शनियर डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद एनीवन हु अटेंड्स द सेल। ठीक है, ऑक्शनर जो सेल अटेंड करते हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाता। द ऑक्शन इज ओनली एन एडवर्टीजमेंट टू सेल। जो ऑक्शन है वो सिर्फ बेचने का एक एडवर्टीजमेंट है, लेकिन जो आइटम सेल के लिए रखे गए हैं, हु हैव कम टू द ऑक्शन में हैव द इंटेंशन टू परचेज, अगर जो ऑक्शन में आए हैं उनकी इंटेंशन है उन आइटम्स को परचेज करने की जो ऑक्शन में रखे गए हैं, तो वो खुद अपने लिए ऑफर दे सकते हैं कि हम इसको परचेज करेंगे। ठीक है, ऐसा ही सेम डिसीजन जो है वो केस लॉ में लिया गया था जिसका नाम था हैरिस वर्सेस निकर्सन। Similarly, red herring prospectus issued by a company is only an invitation to the public to make an offer to subscribe to the securities of a company. Similarly, जब कोई कंपनी अपना prospectus निकालती है जिसे पढ़कर लोग उनकी सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक इन्विटेशन टू एन ऑफर है। जैसे हमारे कॉलेजेस का या स्कूल का prospectus होता है, तो वो भी एक इन्विटेशन टू एन ऑफर है जिसे पढ़कर जो पेरेंट्स हैं वो आकर अपना ऑफर देंगे कि हमें अपना एडमिशन कराना है या अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है। सो वो एक ऑफर देते हैं, इन्विटेशन टू ऑफर को स्टडी कर उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। ये अभी हमने पहले भी पढ़ा, इसको अब हम और डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज इन्विटेशन टू एन ऑफर? सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि इन्विटेशन टू ऑफर होता क्या है। An offer should be distinguished from an invitation to an offer. An offer is definite and capable of converting an intention into a contract. जो ऑफर है वो डेफिनाइट है और वो किसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में बदल सकता है। ऑफर की इंटेंशन होती है कि पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशनशिप्स फॉर्म हो, जबकि इन्विटेशन टू एन ऑफर सिर्फ एक सर्कुलेशन है ऑफर का, जिसका अटेम्प्ट होता है कि ऑफर्स आएँ और वो किसी एक ऑफर को सेलेक्ट करें। An invitation to an offer is an act precedent to make an offer. ये एक पहले एक्ट, सबसे पहले आप इन्विटेशन टू एन ऑफर देते हैं और उसके बाद ऑफर होता है। ठीक है, सो इट इज़ एन एक्ट प्रेसिडेंट, यानी कि ये ऑफर से पहले वाला एक्ट है। इन्विटेशन टू एन ऑफर पहले आता है, उसके बाद आपका ऑफर फॉर्म होता है। Acceptance of an invitation to an offer does not result in the contract and only an offer emerges in the process of negotiation. ठीक है, अगर आप इन्विटेशन टू ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। ठीक है, जब आप उनसे नेगोशिएशन करते हैं इन्विटेशन ऑन ऑफर के बेसिस पर, जब आप नेगोशिएट करते हैं जो आपको इनवाइट दे रहा है ऑफर की, तब एक ऑफर अपना रिजल्ट में आता है।
When a person advertises that he has a stock of books to sell or houses to let, there is no offer to be bound by any contract. Such advertisements are offered to negotiate offers to receive offers. In order to ascertain whether a particular statement amounts to an offer or an invitation to offer, the test would be intention with which such statement is made. अगर आप चाहते हैं कि ऑफर या इन्विटेशन टू एन ऑफर के बीच में डिफरेंस देखें तो आपको इंटेंशन देखनी पड़ेगी कि किस इंटेंशन से वो स्टेटमेंट बोली गई है या लिखी गई है. Does the person who made the statement intend to be bound by it as soon as it's accepted by the other, or he intends to do some further act? क्या सामने वाला बंदा जो इनविटेशन दे रहा है क्या वो चाहता है कि इमीडिएटली कोई लीगल रिलेशनशिप फॉर्म हो जाए या फिर वो आगे कुछ और एक्ट को भी फर्दर डेवलप करना चाहता है. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर वो लीगल रिलेशनशिप्स फॉर्म करना चाहता है, उसकी इंटेंशन ही लीगल रिलेशनशिप्स फॉर्म करने की है, तो वो एक ऑफर दे रहा है. बट अगर वो फर्दर एक्ट्स परफॉर्म कर नेगोशिएशन के बेसिस पर आगे ऑफर देगा तो वो एक मोर इन्विटेशन टू एन ऑफर है, दैट इज नॉट एन ऑफर. In the former case, it amounts to an offer, and in the later case, it is an invitation to an offer. Now, the difference between offer and invitation to make an offer. In terms of Section 2, subsection A of the Act, an offer is a final expression of willingness by the offerer to be bound by the offer should the other party choose to accept it. जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में साफ साफ कहा गया है कि ऑफर एक फाइनल एक्सप्रेशन है किसी भी ऑफर की विलिंगनेस का कि वो इस ऑफर को आपको दे रहा है किस इंटेंशन से कि आप उसको एक्सेप्ट करेंगे. ऑन द अदर हैंड, ऑफर्स मेड विद द इंटेंशन टू नेगोशिएट, ऐसे ऑफर जो नेगोशिएशन के बेसिस पर दिए जाते हैं वो ऑफर नहीं, वो इन्विटेशन टू ऑफर होते हैं. Thus, where a party without expressing his final willingness proposes certain terms on which he is willing to negotiate, he does not make an offer but only invites the other party to make an offer on those terms. ठीक है, ये वही बात है जो अभी हमने आगे पीछे पढ़ी है. Since the only thing that is required is a willingness of the offeree to abide by the terms of the offer. In order to ascertain whether a particular statement amounts to an offer or an invitation to offer, the test would be intention with such a statement is made. So this is the same line which has been taken from here. The more statement of the lowest price which the vendor would sell contains no implied contract to sell at the price to the person making the inquiry. ये जो lowest price वाला vendor आ गया है ये भी हमने बम्पर हॉल वाले पेन की केस स्टडी से समझा है. If a person who makes a statement has the intention to be bound by it as soon as the other accept, he is making an offer. अगर पर्सन की इंटेंशन है कि वो उस इंटेंशन से बाउंड हो जाए, उसकी लीगल रिलेशनशिप्स क्रिएट हो जाए, तो वो एक ऑफर दे रहा है. जबकि अगर वो नेगोशिएशंस करना चाहता है अपने ऑफर देने के बाद तो वो ऑफर नहीं है, वो एक इन्विटेशन टू एन ऑफर है. Thus, the intention to be bound is important factor to be considered in deciding whether a statement is an offer or invitation to an offer. Now, following are instances of invitation to offer to buy or sell. An invitation by a company to the public to subscribe for its share, ये एक invitation to an offer है. Display of goods for sale in the shop windows, ये भी एक invitation to an offer है. जो customers आएंगे वो उन goods को देखेंगे और खुद फिर offer करेंगे कि क्या आप इस price पर हमें ये बेच सकते हैं. Advertising auction sales, this is also an invitation to an offer. And quotation of prices sent in the reply or query regarding price, this is also an invitation to an offer. Now, let us look at the difference between the offer and an invitation to an offer. So first, let us look at the meaning. Section 2, subsection A of the Act, an offer is a final expression of willingness by the offerer to be bound by the offer should be other party chooses to accept it. Offer willingness की final expression है जिससे जो offerer है यानी कि जो ऑफर दे रहा है वो चाहता है कि वो उस ऑफर से बाउंड हो जाए, उसकी एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाए. Where a party without expressing his final willingness, अपनी final willingness express नहीं करते हैं invitation to an offer में, सिर्फ कुछ ऐसी terms रखते हैं जिनके basis पर negotiation कर आगे एक offer form हो, तो वो एक invitation to an offer है. Now the most important point, intention of the parties. अगर पार्टी की इंटेंशन है कि वो उससे ऑफर से बाउंड हो जाए तो वो ऑफर है, और अगर वो चाहते हैं कि नेगोशिएट करें तो वो इन्विटेशन टू एन ऑफर है. ऑफर कैन नॉट बी एन एक्ट प्रेसिडेंट टू एन इन्विटेशन टू ऑफर. अगर हम इनकी सीक्वेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा इन्विटेशन टू ऑफर आता है और उसके बाद हमारा ऑफर फॉर्म होता है. सो व्हाट डज दिस फ्लो चार्ट सेज? हाउ टू मेक एन ऑफर. ऑफर कैन बी मेड बाय एन एक्ट और एन एब्सटिनेंस. एक्ट कुछ करने का या फिर कुछ ना करने का. और एक्ट कैसे होगा? बाय वर्ड भी हो सकता है, बाय कंडक्ट भी होता है, एक्सप्रेस या फिर हमारा इम्प्लाइड. और वर्ड्स की अगर एक्सप्रेस की हम बात करें तो एक्सप्रेस, कॉन्ट्रैक्ट, रिटर्न और ओरल होता है, जो कि अभी हमने अपने पीछे वाले लेक्चर्स में कवर करा है.
So this is it for this video. Thank you for watching this video.